हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है हॉन्टेड बाय मर्डर्स। ये मूवी अरोरा टी गार्डन सीरीज का हिस्सा है और इसमें हमें अरोरा के बचपन की वो मिस्ट्री देखने मिलती है जिसे वो कभी सुलझा नहीं पाई। तो चलिए अब ज्यादा ना बोर करते हुए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग एक फ्लैशबैक का सीन दिखाते हुए होती है। यहाँ बचपन में अरोरा और उसकी दोस्त सैली दोनों रात के वक्त एक वीरानी घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन सैली को उस घर के अंदर जाने से डर लग रहा था क्योंकि ऐसा कहते थे कि वो घर हॉन्टेड है और उसके अंदर भूत रहता है। पर अरोरा कहती है अब हम जैक से इस बारे में शर्त लगा चुके हैं, इसलिए हमें किसी भी तरह इस घर के अंदर 15 मिनट बिताने होंगे। वैसे मेरे मुताबिक ये घर बाकी घरों जैसा नॉर्मल ही है। ऐसा कहते ही सैली और अरोरा को उनके सामने एक चमकता हुआ फॉग दिखता है। इसे देख अरोरा उस फॉग का पीछा करने लगती है, लेकिन अचानक से वो चमकता हुआ फॉग वहाँ से ओझल हो जाता है। इसे देख अरोरा सैली से कहती है तुमने उस अजीब सी रोशनी को देखा? ऐसा कहते हुए अरोरा जैसे ही उस रोशनी को देखने आगे बढ़ती है वैसे ही पीछे से कोई आकर उसे डरा देता है। असल में यही लड़का जैक था जिससे अरोरा और सैली ने शर्त लगाई थी, लेकिन शर्त हारने की वजह से इन्हें उस हॉन्टेड हाउस के अंदर जाना पड़ेगा। तभी सैली जैक से कहती है मेरे ख्याल से आर्थर को भी हमारे साथ घर के अंदर जाना चाहिए क्योंकि उसी के फुटबॉल ठीक से न खेलने की वजह से आज हम ये शर्त हारे हैं। आर्थर कहता है अगर ऐसी ही बात है तो मुझे इस डरावने घर के अंदर जाने से कोई तकलीफ नहीं। ऐसा कहकर ये तीनों उस घर की तरफ चल देते हैं। वहीं जैक बाहर से रुककर इनके 15 मिनट बाद लौटने का इंतजार करता है। दूसरी तरफ भूतिया घर में जाते ही आर्थर उन दोनों को इस जगह की हिस्ट्री बताने लगता है। असल में ये घर एजरा नाम के व्यक्ति ने अपनी वाइफ से शादी करने के बाद बनवाया था, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही उसकी वाइफ गुजर गई, जिससे एजरा का दिल टूट गया और उसने खुद को यहीं के किसी कमरे में हमेशा के लिए बंद कर लिया। और तब से एजरा की आत्मा इस घर में भटकती है। इसे सुन सैली घबरा जाती है। वहीं अरोरा को भूत जैसी चीजों पर उतना यकीन नहीं होता। अब अरोरा उन दोनों को लेकर एक कमरे में पहुंचती है और यहाँ इन्हें आईने पर गेट आउट लिखा हुआ दिखता है। इसे देख सैली कहती है अरोरा ये खेल बहुत खतरनाक है, हमें यहीं से वापस चले जाना चाहिए। अरोरा कहती है ये बस एक चाल है, जैक ने हमें डराने के लिए ये सब एक पेंट से लिखा है और वो पेंट इतना फ्रेश था कि उसकी स्मेल यहाँ तक मुझे आ रही है। ऐसा कहकर अरोरा जैसे ही आईने की तरफ बढ़ती है वैसे ही अरोरा का हाथ एक दरवाजे से लगता है। इस दरवाजे में एक लीवर फिट था। उस लीवर के टच होने से इनके सामने एक सीक्रेट दरवाजा खुलता दिखता है। अरोरा उस सीक्रेट दरवाजे की तरफ जाकर उसमें टॉर्च मारकर देखती है तो वहाँ कुछ सीढ़ियाँ थी। अरोरा को क्यूरियोसिटी होती है कि ये सीढ़ियाँ कहाँ तक जा रही हैं। यही चेक करने अरोरा उस सीक्रेट दरवाजे के अंदर बढ़ती है। वहीं सैली और आर्थर भी अरोरा के पीछे जाती हैं और यहाँ इन्हें दिखता है कि ये सीढ़ियाँ नीचे एक बेसमेंट की तरफ जाकर खुलती थी। अरोरा जब उस बेसमेंट के एकदम अंदर पहुंचती है तो वहां उसे एक अफ्रीकन आदमी की लाश दिखती है। इसे देख सैली की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन सैली कहती है वो चीख मेरी नहीं थी। तभी प्रेजेंट में अरोरा बताती है कि उस वक्त वो चीख आर्थर की थी। तब अरोरा का कजन फिलिप कहता है मतलब पुलिस डिटेक्टिव आर्थर एक डेड बॉडी को देखकर डर गए थे। आर्थर कहता है उस वक्त मैं एक बच्चा था और मैंने उससे पहले कोई डेड बॉडी नहीं देखी थी। सैली कहती है वो डेड बॉडी सच में बहुत भयानक थी। अरोरा का हस्बैंड निक कहता है वैसे वो डेड बॉडी थी किसकी? अरोरा कहती है वो डेड बॉडी फ्रैंक ब्रनाली नाम के एक लोकल घोस्ट हंटर की थी। डेविड पूछता है आखिर फ्रैंक को मारा किसने था? आर्थर कहता है फ्रैंक को किसी ने नहीं मारा था, वो बस बेसमेंट की सीढ़ियों से फिसल गया था। सैली कहती है मेरे मुताबिक उसे एजरा के भूत ने इतना डराया कि वो डर के मारे ही फिसल के मर गया। लेकिन अरोरा कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि जिस हिसाब से फ्रैंक की लाश जमीन में पड़ी हुई थी उससे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि फ्रैंक सीढ़ियों से फिसला हो। ऐसा कहकर अरोरा अपनी ग्रुप की मेंबर लीजी को थैंक्स करती है क्योंकि उसी की मर्डर से रिलेटेड एक कहानी सुनकर अरोरा को अपनी बचपन की ये दास्तां याद आई थी। तभी फिलिप अरोरा से कहता है और मुझे लगा था कि तुम हमें अपनी ये कहानी इसलिए सुना रही थी क्योंकि तुम्हारी मॉम आंट आयडा ने वो डरावना घर हाल ही में खरीदा है। अरोरा हैरान होकर कहती है क्या इसके बारे में मेरी मॉम ने मुझे क्यों नहीं बताया? फिलिप कहता है आंट आयडा उस घर को नए तरीके से रेनोवेट करवाकर उसे सेल करके बेचने वाली हैं। मैं भी उस घर में कुछ देर रुका था और मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि उस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है। अरोरा कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है, शायद उस घर के अंदर फ्रैंक की मौत से रिलेटेड कोई रहस्य छिपा हुआ है। ऐसा कहकर अरोरा इंस्पेक्टर आर्थर से कहती है वैसे क्या फ्रैंक प्रणाली का केस हमें तुम्हारे डिपार्टमेंट की फाइल में मिल जाएगा? आर्थर कहता है अगर फ्रैंक का हादसा एक मर्डर होगा तो जरूर मिलेगा, लेकिन जहाँ तक कि मैं जानता हूँ तो फ्रैंक के केस को एक एक्सीडेंट करार करके छोड़ दिया गया था। तभी अरोरा को उसकी मॉम का मैसेज आता है। अरोरा कहती है वाओ मेरी मॉम ने मुझे एजरा इंशा हाउस को दिखाने कल
इनवाइट किया है। सैली कहती है कितना डरावना है, मैं तो उस हाउस में कभी दोबारा नहीं जाऊंगी। इसे सुन निक कहता है मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि सैली अगले 24 घंटों के अंदर अरोरा के साथ उस घर में होगी। फिलिप कहता है 24 घंटे तुमने कुछ ज्यादा बोल दिए, सिर्फ 12 घंटे बाद देखना। सैली कहती है मैंने ये सुन लिया, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि अरोरा इस बार मुझे उस घर में नहीं लेके जा सकती। तो इसे सुन अरोरा एक क्रीपी सी स्माइल करती है और आगे हम अरोरा को देखते हैं जो सैली को किसी तरह खींचकर उस घर के पास ले ही आती है। तभी इन्हें गुस्से में उस घर से बाहर एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। यह आदमी अरोरा की मॉम पर चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हारी कंप्लेन रियल एस्टेट एसोसिएशन से करूंगा कि तुमने इस घर को खरीदने के लिए बहुत सारे रूल्स का उल्लंघन किया है। आयडा कहती है शौक से कीजिए, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैंने इस घर को खरीदने के लिए कोई रूल नहीं तोड़ा है। इसे सुन वो गुस्सैल आदमी वहाँ से चला जाता है। वहीं अरोरा आयडा से कहती है शायद वो आदमी नहीं जानता कि आप रियल एस्टेट की बोर्ड मेंबर हैं। आयडा कहती है इसी बदौलत तो मैं इस घर को इतनी जल्दी खरीद पाई, वरना टॉम विल्की नाम का वो गुस्सैल आदमी इस ऐतिहासिक घर को धूल में मिला देता। चलो मैं तुम्हें इस बारे में अंदर बताती हूँ। ऐसा बोलकर आयडा इन्हें एनशॉ मेंशन के अंदर ले चलती है। आयडा इन्हें बताती है कि ये घर भूत वाली अफवाह की वजह से काफी सस्ते में मिल रहा है और इसलिए कई सारे बिजनेसमैन इस घर को तुड़वा कर इसमें अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं। लेकिन ये घर हमारे शहर का एंटीक है, ये ऐसे नष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे बचाने के लिए उन बिजनेसमैन से पहले खरीद लिया। टॉम विल्की तो इस जगह को लगभग खरीद ही चुका था, इसलिए वो मुझसे काफी नाराज है। खैर इस घर की रेनोवेशन में काफी टाइम लगेगा, इसलिए मुझे कुछ रात यहीं गुजारने होंगे। सैली कहती है मतलब आप इस घर में सोएंगी? आयडा कहती है हाँ, इससे मैं इस घर को अच्छे से समझ पाऊंगी, साथ ही हमारे कस्टमर्स को ये श्योर होगा कि इस घर में कोई भूत वूत जैसी चीज नहीं है। ऐसा कहते ही आयडा के पीछे का सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। इसे अरोरा ने ड्रॉर के उसी लीवर से खोला था। अब अरोरा अपनी मॉम आयडा के साथ उस सीक्रेट डोर के अंदर जाती है। तभी हाउस कॉन्ट्रैक्टर हैरिस वहां आकर कहता है ये बेसमेंट सिर्फ एक डेथ ट्रैप है, इसे बनाने वाले ने इसे बिल्कुल सेफ्टी के साथ नहीं बनाया, इसलिए मैं इस बेसमेंट को दीवार से ढक दूंगा। आयडा कहती है फिलहाल ऐसा मत करना, शायद इस बेसमेंट से हमें कोई एंटीक सामान मिल जाए। हैरिस कहता है हो सकता है, वैसे मुझे आपसे होम रेनोवेटिंग के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं, प्लीज मेरे साथ आइए। तो आयडा हैरिस के पीछे चल देती है। वहीं अरोरा टॉर्च के साथ बेसमेंट के आगे बढ़ती है तो उसे यहाँ उसका बचपन याद आ जाता है जब वो इधर सैली के साथ आई थी। ये सब याद करके अरोरा वहाँ से चली जाती है और तभी हम वहाँ की एक व्हील चेयर को अपने आप ही हिलता हुआ देखते हैं। अरोरा के बाहर आते ही आयडा अरोरा को बताती है कि कॉन्ट्रैक्टर हैरिस और मैंने डिसाइड किया है कि हम ये बेसमेंट दीवार से हमेशा के लिए बंद कर देंगे। अरोरा कहती है ये सब करने से पहले क्या मैं अपने हस्बैंड निक के साथ यहाँ आज रात ठहर सकती हूँ? दरअसल मैं आपको इस अजीब घर में पहले ही दिन अकेले नहीं छोड़ना चाहती। आयडा कहती है ऑफ कोर्स तुम रुक सकती हो। ऐसा कहकर ये दोनों सैली की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन सैली कहती है आप दोनों मुझे इस तरह मत घूरिए, मैं इस घर में आप लोगों के साथ नहीं रहने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ। आगे अरोरा फ्रैंक ब्रुनाली केस की पुरानी न्यूज़पेपर निकलवाती है। तभी वहाँ अरोरा का हस्बैंड निक आकर कहता है मुझे पता था कि तुम इस केस को इतनी आसानी से नहीं छोड़ोगी। अरोरा कहती है कैसे छोड़ सकती हूँ, ये मेरी जिंदगी का पहला मर्डर जो था। ऐसा कहकर अरोरा अपने लाइब्रेरी कंप्यूटर के डाटाबेस में ब्रुनाली के पैरानॉर्मल साइट को सर्च करती है। यहाँ अरोरा को पता लगता है कि ब्रुनाली की टीम में 8 लोग काम करते थे, उन्हीं में से एक नाम लिलियन तिब्बत का था। इसे देख अरोरा और निक दोनों ही हैरान होते हैं। दरअसल लिलियन तिब्बत इन्हीं की लाइब्रेरी में काम करती थी। अरोरा लिलियन के पास जाकर पूछती है क्या तुम पैरानॉर्मल रिसर्च सोसाइटी का हिस्सा रह चुकी हो? लिलियन कहती है हाँ, मैंने वहाँ 8 साल काम किया था, लेकिन क्यों? अरोरा कहती है शायद आपको याद हो कि उस वक्त इसी सोसाइटी का एक मेंबर था फ्रैंक ब्रुनाली। लिलियन कहती है हाँ, फ्रैंक हमारी सोसाइटी का सबसे रहस्यमय घोस्ट हंटर था, इवन उसकी मौत भी आज तक एक रहस्य बनी हुई है। खैर मैंने वहाँ फ्रैंक के भाई एंथनी ब्रुनाली के साथ काम किया था, हमें फ्रैंक के रिसर्च पेपर को हमारी सोसाइटी के लिए सुरक्षित रखना था। अरोरा कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं फ्रैंक के भाई एंथनी से मिलकर फ्रैंक के उन कागजातों के बारे में जानना चाहूंगी। लिलियन कहती है और ऐसा किस लिए? तब निक बताता है कि अरोरा की मॉम ने वो घर खरीदा है जिसमें फ्रैंक की मौत हुई थी। इसे सुन लिलियन एक्साइटेड हो जाती है और बताती है कि 12 साल पहले मैंने और एंथनी उस घर में पैरानॉर्मल रिसर्च करने की ठानी थी।
लेकिन उस वक्त उस घर के ओनर ने हमें ऐसा करने की परमिशन नहीं दी। अरोरा कहती है अगर ऐसा है तो आज रात आप एंथनी को लेकर मेरे घर आ जाइए, मेरी मॉम भी आप दोनों को देखकर खुश होंगी। तो लिलियन मान जाती है। वहीं हम आइडा और फिलिप को देखते हैं। ये दोनों घर के सामानों को बेचने की बात कर रहे थे। तभी आइडा की नजर वहाँ की एक पोर्ट्रेट पर पड़ती है। तब फिलिप बताता है कि ये तस्वीर मिस्टर एजरा एनशॉ यानी कि इस घर के भूतिया मालिक की है। आइडा कहती है भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता। तभी ये दोनों जोर से खिड़की ठुकने की आवाज सुनते हैं। आइडा कहती है ऐसा हवा से हुआ होगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। पैलर में इंस्पेक्टर अर्थर और उसकी गर्लफ्रेंड ऑफिसर लिन को दिखाती हैं। अर्थर लिन को बता रहा था कि कल मैंने फ्रैंक ब्रुनाली केस की हिस्ट्री खंगाली तो मुझे पता लगा कि ब्रुनाली की डेथ की पुलिस को सबसे पहले सूचना मोना डिल्गर ने दी थी। लिन पूछती है मोना डिल्गर कौन है? आर्थर बताता है मोना ब्रुनाली की नेबर थी और जैसा कि मैंने सोचा था ब्रुनाली की डेथ को लेकर ज्यादा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई और इस हादसे को एक्सीडेंट करार कर दिया गया था। रात में लिलियन एंथनी के साथ अरोरा के घर आई हुई थी। तभी अरोरा वहां आकर उन दोनों का वेलकम करती है और फिर ये चारों घर की तरफ बढ़ने ही लगती हैं। उतने में ही वहाँ सैली अपने लगेज और सामानों के साथ पहुँच जाती है। सैली कहती है मैंने अपने एडिटर को गलती से ये बता दिया था कि मेरी दोस्त ने एनशो हाउस खरीदा है। बस ये जानती ही एडिटर ने मुझे मेरा आर्टिकल कवर करने इधर ही भेज दिया और अब बदनसीबी से मुझे ये रात इस डरावने घर में ही बितानी पड़ेगी। तभी फिलिप घर से बाहर आकर उन पांचों को ग्रीट करता है, लेकिन उतने में ही इन्हें घर से आइडा के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और फिर ये सभी भागते हुए जल्दी से घर के अंदर पहुँचती है। तब आइडा इन्हें कांच की तरफ दिखाती है और हम देखते हैं कि कांच पर गेट आउट लिखा हुआ था। आइडा कहती है पहले जब मैं और फिलिप इस कमरे में आए थे तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा था, पर जैसे ही मैं 1 घंटे बाद इस कमरे में वापस लौटी तो मुझे ये लिखा मिला। निक कहता है जरूर कोई घर में चोरी छिपे आकर ये लिख कर गया है। लिलियन कहती है ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ के भूत का काम हो। तब निक चेक करके बताता है कि ये अक्षर इधर पेंटिंग कलर का इस्तेमाल करके लिखे गए हैं, मतलब ये जरूर किसी इंसान का करतूत है। तभी फिलिप आकर कहता है मैंने ऑफिसर आर्थर को कॉल कर दिया है, वे यहाँ इंस्पेक्टर लिन के साथ आते ही होंगे। ऐसा कहते ही इन्हें दरवाजा नॉक होने की आवाज आती है। जब अरोरा देखने जाती है तो एक लेडी अंदर आकर कहती है मैंने इस घर से किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। अरोरा बताती है हाँ दरअसल मेरी मॉम बस थोड़ी सी घबरा गई थी, लेकिन अब सब ठीक है। लेडी कहती है क्या तुम्हें वो दिखाई दिया? अरोरा कहती है कौन? तभी आइडा उस लेडी के पास आकर कहती है मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ, आप हैं कौन? लेडी कहती है मेरा नाम मोना डिल्गर है। अरोरा कहती है मोना डिल्गर, ये नाम मैंने सुना है, शायद आप मिस्टर एजरा की नेबर हैं और जिस वक्त हमें फ्रैंक की लाश मिली थी उसी रात आपके हस्बैंड इस घर के पास आए थे। मोना कहती है हाँ मेरे हस्बैंड यहाँ अक्सर आते रहते थे। ऐसा कहते हुए मोना कांपने लगती है। तब आइडा मोना की हालत देखकर अपने घर के अंदर ले चलती है। इतने में ही मोना की बेटी मारिया डिल्गर उस कमरे में आकर कहती है शायद मेरी मॉम आपके घर में आ गई है। तो अरोरा मारिया को भी घर के अंदर बुलाती है। इधर मोना इनके घर गेट आउट देखकर आईने के पास में अजीब सा बिहेव करने लगती है। यहाँ मोना की हालत से लग रहा था कि उसे कोई दिमागी बीमारी है। तभी मारिया मोना को संभालते हुए किसी तरह सोफे पर बैठाती है। यहाँ मारिया कहती है मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ, मैं घर वापस लौटते ही इन्हें इनकी दवाई दे दूंगी। अरोरा कहती है इनके हस्बैंड किधर है? मारिया कहती है जब मैं छोटी थी तभी से मेरे फादर हार्ट अटैक से गुजर गए थे, उसके बाद से ही मेरी मॉम की हालत ऐसी है। तभी गेट में दोबारा से नॉक होता है और अरोरा चेक करने जाती है। आइडा कहती है ये जरूर इंस्पेक्टर आर्थर होंगे, अब घबराने की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इसे सुन मोना अपने घर जाने लगती है। तब आइडा बताती है एग्जिट डोर उस तरफ है, लेकिन मोना इस घर का दूसरा एग्जिट डोर भी जानती थी। इसे देखकर आइडा और निक को मोना पर शक होने लगता है। दूसरी तरफ आर्थर उसी मिरर में लिखे वर्ड्स को देख रहा था। इसे देख आर्थर कहता है मेरा अतीत मुझे फिर से डराने आ गया। बचपन में अरोरा को डराने के लिए मैंने और जैक ने साथ में मिलकर इसी तरह मिरर में गेट आउट पेंट किया था। अरोरा कहती है मैं जानती थी कि वो तुम्हारी और जैक की शैतानी थी। लिन कहती है तुम सब गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, अभी हमें ये पता लगाना है कि आखिर इस घर के अंदर कौन आया था। ऐसा कहकर लिन आइडा से कहती है आपके और फिलिप के होते हुए भी कोई आदमी मिरर में ये सब लिखकर चला गया, इसका मतलब वो आदमी इस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। निक कहता है तब तो मेरा शक मोना डिल्गर पर है। अरोरा कहती है क्या पता इसके पीछे इस घर का कॉन्ट्रैक्टर हैरिस हो, क्योंकि वो भी हमारा पूरा घर देखकर गया है। निक कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि हैरिस के पास आंट आइडा को डराने का कोई
कोई मोटिव होगा। लिन कहती है तो कोई आपकी नजर में कोई ऐसा आदमी है जिसके पास आइडा को डराने का मोटिव हो? आइडा बताती है हाँ, मुझे एक आदमी पर शक है, टॉम विल्की। जब इस घर को मैंने खरीदा तो मुझ पर टॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ था। लिन कहती है हाँ, तो सबसे पहले इस टॉम विल्की से ही पूछताछ करती हैं, क्या किसी के पास उसका नंबर है? आइडा कहती है मेरे पास किचन में उसका कार्ड पड़ा हुआ है। ऐसा कहकर आइडा और लिन एक साथ किचन की ओर चल देती हैं। वहीं अरोरा और निक एंथनी ब्रनाली के पास जाती हैं। अरोरा एंथनी से कहती है आपके लिए ये देखना बहुत मुश्किल होगा कि मिरर में वही वर्ड्स लिखे हुए हैं जो आपके भाई की डेथ वाले दिन इस घर में लिखे हुए थे। एंथनी कहता है क्या मेरे भाई के डेथ वाले दिन मिरर में कुछ लिखा हुआ था? मुझे तो पुलिस वालों ने बस इतना बताया था कि फ्रैंक सीढ़ियों से गिरकर एक्सीडेंट में मारा गया। इसे सुन अरोरा समझ जाती है कि किसी ने उनके जाने के बाद क्राइम सीन से छेड़छाड़ की थी। अरोरा पूछती है क्या फ्रैंक का उसके प्रोफेशनल लाइफ में कोई दुश्मन था? तब लिलियन इस सवाल का जवाब देते हुए कहती है सीरियस घोस्ट हंटर्स कभी दुश्मनी में किसी की जान नहीं लेते और सबसे फ्रेंडशिप बनाकर चलती हैं। एंथनी कहता है चाहे जो कुछ भी हो, मेरे भाई ने मेरे पेरेंट्स के सारे पैसे अपने इस अजीब प्रोफेशन में उड़ा डाले और अंत में उसे क्या मिला? बेसमेंट के नीचे मौत। ऐसा कहकर एंथनी वहाँ से चला जाता है। तभी अरोरा के पास सैली आकर कहती है मुझे ये बात काफी अजीब लगी कि एंथनी इस घर में पहली बार आया है, लेकिन फिर भी उसे पता है कि उसके भाई की मौत एग्जैक्टली बेसमेंट में हुई थी। निक कहता है क्या पता ये बात एंथनी को अखबार से पता लगी हो? अरोरा कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने सभी अखबार पढ़ी हैं, उनमें कहीं भी बेसमेंट का जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ फिलिप को रेलिंग से एक आदमी दिखता है जो उनके घर के पास से भाग रहा था। ये देखकर फिलिप जल्दी से कूदकर घर के नीचे पहुंचता है और उस आदमी को रुकने कहता है, लेकिन वो आदमी अपनी गाड़ी से भागने लगता है। तब फिलिप उसकी गाड़ी के नंबर प्लेट की फोटो खींच लेता है। दूसरी तरफ अरोरा बताती है कि लास्ट टाइम जब इस मिरर में कुछ लिखा हुआ था तब हमें बेसमेंट में से डेड बॉडी मिली थी। ऐसा बोलकर अरोरा फिर से दरवाजे का लीवर खींचती है जिसे वो सीक्रेट डोर खुल जाता है और अरोरा उसके अंदर जाने लगती है। हालांकि लिन अरोरा को अंदर जाने से मना कर रही थी, लेकिन अरोरा लिन को किसी तरह मना कर अंदर चली जाती है और तभी वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इसे देख अरोरा वापस आती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और अब अरोरा इधर ही लॉक हो चुकी थी। वहीं आर्थर बाहर से इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ निक की नजर उसी दराज पर पड़ती है। निक दराज वाले लीवर को खींचता है, लेकिन इससे दरवाजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्थर बताता है कि लीवर को रिवर्स करने के लिए कोबार चाहिए। तब फिलिप कोबार लेने बाहर जाता है। यहाँ अंदर अरोरा को बाहर आने की कोई फिक्र नहीं थी। अरोरा आराम से इस जगह का मुआयना कर रही होती है। तभी अचानक से बेसमेंट और पूरे घर की लाइट टिमटिमाने लगती है जैसे कि घर में कोई भूत हो। अब तक अरोरा को बेसमेंट की छानबीन करते हुए एक छोटा सा होल दिखता है। जब अरोरा उस होल में झांकती है तो वहाँ अंदर एक कागज पड़ा हुआ था। अरोरा किसी तरह उस कागज को वहाँ से निकालने में कामयाब होती है और उतने वक्त तक फिलिप निक के पास कोबार ले आता है, लेकिन कुछ करने से पहले ही सीक्रेट डोर अपने आप खुल जाती है। किसी को पता नहीं चलता कि ये सब कैसे हुआ। तभी अरोरा बाहर आकर कहती है मुझे बेसमेंट के सिंक से ये कागज मिला। ये कागज वहीं फंसा हुआ था जहाँ फ्रैंक ब्रनाली की मौत हुई थी। ऐसा कहकर अरोरा वो कागज देखती है तो उस कागज में कुछ आकृतियां बनी हुई थी, पर इनमें से कोई नहीं बता पाता कि इन आकृतियों के जरिए फ्रैंक उन्हें क्या बताना चाहता था। तभी बीच में लिन कहती है देखो, फ्रैंक ब्रनाली की मौत एक एक्सीडेंट थी। फिलहाल हमें बस इस पर फोकस करना चाहिए कि किसने घर में घुसकर मिरर में ये मैसेज लिखा। फिलहाल हम उस कार के नंबर प्लेट का पता करेंगे जिसे फिलिप ने यहाँ से गुजरते देखा था। शायद उससे हमें कोई क्लू मिल जाए। ऐसा कहकर लिन और उसका पार्टनर आर्थर वहाँ से चले जाती हैं। सबके जाने के बाद सैली कहती है अचानक से लाइट्स का टिमटिमाना कोई अफवाह नहीं हो सकती। जरूर इस घर में घोस्ट है। मैं यहाँ से जा रही हूँ, भले ही मुझे अपनी जॉब गंवानी पड़े। तब अरोरा सैली को रोकते हुए कहती है तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मेरे कमरे में सो जाना। तो सैली इस पर मान जाती है। वहीं निक को अब अलग कमरे में सोना पड़ेगा। ऊपर जाते वक्त उन्हें आइडा एजरा की पोर्ट्रेट के साथ दिखती है। आइडा निक को बताती है कि मैं अपने कमरे में इस पेंटिंग के होते हुए नहीं सो सकती। तब निक उस पेंटिंग को सीढ़ियों के पास रख के उसे उल्टा पलट देता है और अब ये सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। आगे रात में अरोरा को अचानक से पियानो के बजने की आवाज आती है। इसे सुन अरोरा लाइट ऑन करके यही बात अपनी दोस्त सैली को बताती है, लेकिन सैली कहती है शायद तुम्हारे कान खराब हो गए हैं क्योंकि यहाँ कोई पियानो नहीं बजा रहा।
तब अरोरा अपने बेड से उठती है और उस तरफ जाने लगती है जहाँ से उसे इस पियानो की धुन सुनाई दे रही थी। तभी अरोरा के सामने वाले कमरे से निक बाहर आता है। अरोरा निक से कहती है, क्या तुम्हें वो पियानो की धुन सुनाई दे रही है? निक कहता है, हाँ, कोई नीचे पियानो बजा रहा है। सैली कहती है, मुझे तो ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। तभी अरोरा चौंकते हुए निक से कहती है, क्या तुमने ये पेंटिंग फिर से सीधी लगा दी थी? दरअसल यहाँ एज़रा की पेंटिंग इन्हें सीधी रखी हुई मिलती है, जबकि सोने से पहले निक खुद इसे उल्टा रख कर गया था। ये सब देखकर निक भी काफी हैरान होता है। तभी अचानक इन्हें किसी के कदमों की आवाज आती है और निक चेक करने नीचे चला जाता है कि ये आवाज कहाँ से आई। लेकिन नीचे आते वक्त निक को कोई आदमी धक्का दे देता है और निक सीधा जमीन में जाकर गिरता है। वहीं ये सब ऊपर से अरोरा देख लेती है। आगे वहाँ पर एम्बुलेंस के साथ साथ इंस्पेक्टर आर्थर आते हैं। निक आर्थर को बताता है कि मैं बिल्कुल नहीं देख पाया कि मुझे धक्का देने वाला वो आदमी कौन था। आर्थर कहता है, और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप तीनों आधी रात के समय हॉल में क्या कर रहे थे? अरोरा बताती है, मुझे और निक को अचानक से हॉल से किसी के पियानो बजाने की आवाज आ रही थी और हम तीनों बस वही देखने गए थे। लेकिन आइडा कहती है, पर मुझे और फिलिप को तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बजने की कोई आवाज नहीं आई। सैली कहती है, और ना ही मुझे। आप लोग मानो या ना मानो, पर ये सब जरूर एज़रा का घोस्ट कर रहा है। निक को भी घोस्ट ने ही धक्का दिया। आइडा कहती है, ये सब बकवास है। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि किसी ने मेरे घर में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन निक को देखकर वो भाग गया। आर्थर कहता है, वैसे भी कल रात फिलिप ने आपके घर से किसी को भागते हुए देखा था। जब हमने उस भागने वाले इंसान का नंबर प्लेट सर्च किया तो हमें पता लगा कि वो कार टॉम विल्की के नाम से रजिस्टर्ड थी। टॉम शायद आपको डराना चाहता है ताकि आप डर के मारे ये हाउस उसे बेच दे। अरोरा कहती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो भी हमारे घर में हुआ उस सब का कनेक्शन फ्रैंक बर्नाली की डेथ से है। आर्थर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगली सुबह फिलिप और आर्थर देखते हैं कि घर में कहीं भी कांच तोड़कर भागने के कोई निशान नहीं थे। आर्थर कहता है, इसका सिर्फ एक मतलब हो सकता है, वो ये कि उस अनजान आदमी के पास इस घर की चाबी थी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जैक प्रैंक करने से पहले आर्थर को अपने साथ ले गया था और वहाँ उसने चट्टानों के अंदर छिपाई उस घर की डुप्लीकेट चाबी दिखाई थी, जिसके बारे में यहाँ के लोकल्स जानते थे। ऐसा याद करके आर्थर फिर से उस चट्टान के पास जाता है और यहाँ पहले की तरह ही उसे वो चाबी वहीं मिलती है। मतलब वो बहरूपिया इसी डुप्लीकेट चाबी से घर में दाखिल हुआ था, लेकिन क्यों, ये अब तक एक रहस्य है। आगे लिन टॉम विल्की से पूछताछ करती है तो टॉम बताता है कि उस दिन मैंने आइडा से बहुत बुरी तरह से बात की थी और बाद में इसी गलती का मुझे रियलाइज हुआ, इसलिए मैं आइडा से सॉरी बोलने गया था और कुछ नहीं। लिन कहती है, तो आप सॉरी बोलने अक्सर अपनी गाड़ी घर के फ्रंट डोर में नहीं बल्कि चट्टानों के पास पार्क करते हैं। टॉम कहता है, मैं ये किसी को बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन आइडा के घर आते वक्त मैंने एक अजीब सी चमकती हुई स्मोक महसूस की थी। उस स्मोक से बचने के लिए ही मैं अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ ले गया था, लेकिन वहाँ भी वो स्मोक मेरा पीछा करती रही, इसलिए मैंने वहाँ से भागना मुनासिब समझा। पर यहाँ लिन टॉम की बात का बिल्कुल विश्वास नहीं करती और ये सीन यहीं कट होता है। दूसरी तरफ आइडा अपने कार से सामान निकाल रही थी, तभी कॉन्ट्रैक्टर हैरिस आइडा की मदद करने आता है। हैरिस कहता है, मुझे मेरे क्रू मेंबर्स मिल गए हैं और अब मैं फिर से आपकी घर की रेनोवेशन करवा सकता हूँ। आइडा कहती है, सॉरी, अब बहुत देरी हो चुकी है, मैंने एक नया कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिया है, लेकिन तुम्हारी एक बात सही थी कि बेसमेंट मुझे दीवार से चुनवा देना चाहिए क्योंकि उसमें अरोरा ट्रैप हो गई थी। लेकिन जब अरोरा बाहर आई तो उसके हाथ में कोई कागज था। इसे सुन हैरिस हैरान होकर कहता है, कैसा कागज? आइडा कहती है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत जल्द उस बेसमेंट को चुनवा दूंगी। हैरिस कहता है, वो काम आपके लिए मैं कर दूंगा, इवन मैं ये काम फ्री में भी करने को भी तैयार हूँ, बस मुझे एक मौका दीजिए। आइडा कहती है, सॉरी, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया, अब मैं किसी और को हायर कर चुकी हूँ। तब हैरिस इस बारे में आइडा से जिद करने लगता है और इवन जबरदस्ती में उतर जाता है, लेकिन वहाँ निक आकर हैरिस को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो आइंदा से इस प्रॉपर्टी में नजर मत आना। इसे सुन हैरिस घबराकर वहाँ से चला जाता है। वहीं अब तक टॉम विल्की अपनी बात साबित करने के लिए ऑफिसर लिन को आइडा के घर के गार्डन के पास ले आया था और उन्हें प्रैक्टिकली जो भी टॉम ने उस रात देखा था वो सब समझा रहा था। तभी इन्हें सामने अरोरा और उसके दोस्त दिखते हैं। इसे देख लिन फिलिप को उन्हें इस क्राइम सीन से बाहर भगाने भेज देती है और फिलिप अरोरा के पास पहुंचता है, लेकिन अरोरा को यहाँ पहले से ही पता था कि फिलिप उन्हें यहाँ से भगाने आया है, तो फिलिप इस पर हाँ का इशारा करता है।
अरोरा कहती है, लेकिन ये टॉम तुम लोगों के बीच क्या कर रहा है? फिलिप कहता है, टॉम ने कल रात यहाँ एक चमकती हुई स्मोक देखी थी। इसे सुन सैली और अरोरा हैरान होती है। अरोरा कहती है, ऐसा ही कुछ मैंने 22 साल पहले यहाँ देखा था। बचपन में जब हम यहाँ आए थे तब मैंने भी स्मोक के बीच एक चमकती सी टॉर्च की रोशनी देखी थी। मुझे ये भी याद है कि उस वक्त मैं एग्जैक्टली किधर खड़ी थी। मैं वहाँ उस हाउस के कॉर्नर में थी और इस हिसाब से मेजर किया जाए तो जो रोशनी मैंने महसूस की थी वो इस छोटे से शेड से कोई पढ़ा रहा था। ऐसा कहकर अरोरा और उसके सारे साथी उस शेड के पास जाती हैं। तभी अरोरा को बैरल के नीचे कुछ दबा हुआ दिखता है। जब अरोरा और उसके लोग उस बैरल को वहां से सिरकाते हैं तो इन्हें अंदर एक इंसानी हड्डी मिलती है। इसे देख अरोरा और उसके सारे साथी घबरा जाती हैं। आगे पता लगता है कि अरोरा को वहाँ से एक आदमी की पूरी लाश बरामद हुई थी। यहाँ अरोरा लिन को बताती है कि फ्रैंक की हत्या के दिन ही मैंने यहाँ शेड के पास टॉर्च की रोशनी देखी थी। जरूर उस वक्त इस आदमी और फ्रैंक का हत्यारा उसकी लाश को शेड के पास ठिकाने लगा रहा होगा। लेकिन लिन इस डेड बॉडी को फ्रैंक की घटना से अलग मान रही थी। तभी लिन का ऑफिसर आकर बताता है कि फॉरेंसिक टीम को लाश के पास से ये वॉलेट मिला और इसमें लाइसेंस में किसी जेफरी वियर का नाम है। तो लिन इस वॉलेट की छानबीन करने वहां से चली जाती है। वहीं आर्थर अरोरा से कहता है, हमारे पास कोई सबूत नहीं जिससे साबित हो सके कि फ्रैंक और जेफरी की हत्या एक ही रात में और एक ही किलर ने की थी। अरोरा कहती है, जेफरी के लाइसेंस का एक्सपायरिंग डेट चेक कीजिए, उससे पता लग जाएगा। तो आर्थर ये पता करने चला जाता है। वहीं इन तीनों की नजर मोना डिल्गर पर पड़ती है जो इन्हें देखकर वहां से जा रही थी। अब आर्थर लिन के पास जाकर कहता है, इस लाइसेंस का एक्सपायरिंग डेट 20 साल पहले का है। मतलब हो सकता है कि अरोरा की थ्योरी सही हो और उस रात किलर ने एक साथ 2 हत्याएं की थी। लिन कहती है, ठीक है, अब फिर से टॉम से इंटेरोगेट करो। आर्थर कहता है, लेकिन जिस वक्त ये मर्डर हुए होंगे उस वक्त टॉम सिर्फ 22 साल का होगा। तुम्हें लगता है कि वो 2 लोगों का मर्डर एक साथ कर सकता है? लिन कहती है, ऑफ कोर्स, वैसे भी टॉम एक गुस्सैल किस्म का आदमी है और मुझे टॉम की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं। जरूर उसने भाप लिया कि हम इस जमीन की तहकीकात करने वाली हैं जिससे हमारे हाथ जेफरी की डेड बॉडी लग जाएगी। और क्योंकि उस रात टॉम यहाँ से भागते दिखा था इसलिए सारा शक डायरेक्टली टॉम पर पड़ जाएगा। बस इसलिए टॉम ने हमें झूठ बताया है कि उसे अरोरा की तरह कोई लाइट दिखी थी ताकि वो हमें इस केस का विक्टिम दिख सके। दूसरी तरफ हम अरोरा की टीम को देखते हैं। यहाँ सैली अरोरा से कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि बाहर मिली लाश का कनेक्शन फ्रैंक की डेथ से है? फिलिप कहता है, हाँ, अगर 2 मर्डर्स एक साथ किए गए थे तो एक लाश घर के अंदर और दूसरी लाश घर के बाहर किलर ने क्यों रखी? अरोरा कहती है, हो सकता है कि किलर ने उन दोनों को ही घर के बाहर मारा हो और उनकी लाश ठिकाने लगाने बेसमेंट तक लाया हो। लेकिन इससे पहले किलर दूसरी वाली लाश यानी जेफरी की लाश बेसमेंट तक लाता तब तक मैं और सैली वहाँ पहुँच गए थी, इसलिए किलर हड़बड़ी में जेफरी की लाश मिट्टी में गाड़ कर भाग गया। निक कहता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये डिसीजन किलर ने हड़बड़ी में लिया था क्योंकि जेफरी की लाश नीचे अच्छे से गड़ी हुई भी नहीं थी, इसीलिए किलर ने उस लाश को बैरल से ढक दिया था। फिलिप कहता है, अगर ऐसा है तो किलर दोबारा उस लाश को सही से काटने दोबारा क्यों नहीं आया? क्या कभी किलर को पकड़े जाने का डर नहीं लगा? अरोरा कहती है, वेल, वो राज मैं मेरे रियल मर्डर क्लब की मीटिंग में बताऊंगी जिसके लिए क्लब के बाकी मेंबर्स का होना जरूरी है। दूसरी तरफ लिन आर्थर को बताती है कि जेफरी की मौत उसके सर में कोई जोरदार चीज लगने की वजह से हुई थी। आर्थर कहता है, सेम ऐसे ही फ्रैंक को भी मारा गया था। वेल, मुझे जेफरी वियर के नाम से एक मिसिंग रिपोर्ट भी मिली है। वो रिपोर्ट उसी दौरान की गई थी जिस दिन फ्रैंक का मर्डर हुआ था, यानी फ्रैंक और जेफरी की मौत इंटरलिंक्ड है। इसे सुन लिन का चेहरा बन जाता है। लिन कहती है, मुझे अरोरा पर सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब वो बिल्कुल सही निकलती है। दूसरी तरफ अरोरा कहती है, मैं बिल्कुल सही थी, जेफरी और फ्रैंक दोनों एक ही दिन मरे थे। तभी वहाँ लिलियन गुस्से में आकर अरोरा से कहती है, तुमने एंथनी से उसके भाई फ्रैंक के कागजात पढ़ने के लिए मांगी थी। अरोरा कहती है, नहीं। लिलियन कहती है, तो फिर वो पैरानॉर्मल सोसाइटी में जाकर अपने भाई के रिसर्च डॉक्यूमेंट्स को क्यों ले गया है? तो ये पता करने अरोरा और निक एक साथ एंथनी के घर पहुंचते हैं और यहाँ इन्हें एंथनी फ्रैंक के रिसर्च पेपर जलाते हुए दिखता है। अरोरा कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? एंथनी कहता है, मैं नहीं चाहता कि आगे फिर कोई मुझसे फ्रैंक के इन पेपर्स के बारे में पूछे। वैसे भी फ्रैंक ने सारे ब्रुनैली खानदान की नाक नीची कर रखी थी। तब ये दोनों एंथनी को समझाते हैं कि रिसेंटली पुलिस को एक और डेड बॉडी मिली है जिसे सेम टाइम पर मारा गया था और हो सकता है कि जिन डॉक्यूमेंट्स को तुम जला रहे हो वो डॉक्यूमेंट्स कोई जरूरी एविडेंस हो। हम इसकी कंप्लेंट पुलिस से कर सकते हैं। एंथनी कहता है, मैंने तुम दोनों की बात सुन ली, अब मेरी प्रॉपर्टी से निकलो वरना मैं तुम दोनों पर पुलिस केस फाइल कर दूंगा। तो इसे सुन अरोरा और निक वहां से निकल जाती हैं। आगे लिन को एंथनी से पूछताछ करते हुए दिखाया जाता है।
लिन कहती है, अगर आपको आपके भाई के डॉक्यूमेंट्स से इतना एम्बैरेस फील होता था तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स 5 साल पहले रिसर्च सोसाइटी में क्यों सबमिट किए थे। एंथनी कहता है, उस वक्त मैंने इस बारे में इतनी गहराई से नहीं सोचा था, लेकिन फिर जब मैं आइडा के घर गया और वहाँ मुझे पता लगा कि फ्रैंक इतने इडियोटिक तरीके से अपने ही रिसर्च में मारा गया था, तो इसे जानने के बाद मुझे फ्रैंक के सुपरनैचुरल चीजों से भरे कागजातों से और नफरत होने लगी और मैंने उसे जला डाला। आर्थर कहता है, वैसे क्या तुम जेफरी वियर्स नाम से परिचित हो? एंथनी कहता है, नहीं। लिन कहती है, लेकिन जेफरी तो तुम्हें जानता है, हमें जेफरी के पास से तुम्हारी ये रिंग मिली, इस रिंग में लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे फ्रैंक की तरफ से। आर्थर कहता है, और कोइंसिडेंटली जिस दिन फ्रैंक मरा था उस रात तुम्हारा ही बर्थडे था। एंथनी कहता है, मैं इस सब चीजों को नहीं मानता। आर्थर कहता है, मेरे मुताबिक तुम्हें ये महंगी रिंग जो तुम्हें फ्रैंक ने गिफ्ट करी थी, तुमने उसे जेफरी को फ्रैंक का मर्डर करने के बदले दी थी और बाद में तुमने खुद जेफरी का मर्डर कर दिया। वैसे भी तुम्हारे पास मर्डर का अच्छा खासा मोटिव भी था, आखिर फ्रैंक के मरने के बाद उसकी जायदाद के वारिस तुम ही तो थे। एंथनी कहता है, अब आप लोग मेरी तौहीन कर रहे हो। ऐसा बोलकर एंथनी वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ अरोरा की रियल मर्डर मीटिंग शुरू हो चुकी थी। यहाँ ये सभी असली मर्डर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अरोरा कहती है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे सस्पेक्ट लिस्ट में कौन कौन है। हमारे टॉप 1 सस्पेक्ट है एंथनी ब्रुनाली। निक कहता है, बिल्कुल, उसके खिलाफ पुलिस को क्राइम सीन से एक रिंग भी मिली है, साथ ही उसने फ्रैंक के रिसर्च पेपर्स भी जला डाले। अरोरा कहती है, मैं लिलियन से बात करके उससे फ्रैंक के वो रिसर्च पेपर देखने मांगूंगी। खैर, हमारा टॉप 2 सस्पेक्ट है टॉम विल्की। फिलहाल हमें नहीं पता कि टॉम का फ्रैंक और जेफरी के मर्डर से क्या ताल्लुक था, लेकिन इतना जरूर पता है कि टॉम के पास मेरी मॉम को डराने का मोटिव है। तब लिज़ी कहती है, मैं टॉम को जानती हूँ, मेरी उनसे एक मीटिंग में मुलाकात हुई थी, मैं उनसे इन मर्डर्स के बारे में उगलवाने की कोशिश करूंगी। अरोरा कहती है, हाँ ये ठीक रहेगा। ओके, अब हमारा अगला सस्पेक्ट है कॉन्ट्रैक्टर हैरिस। निक कहता है, हैरिस काफी अजीब कॉन्ट्रैक्टर है, वो आइडा से उनके घर में काम करने के लिए जरूरत से ज्यादा ही जिद कर रहा था। सैली कहती है, और मैंने महसूस किया है कि हैरिस कभी भी किसी और को बेसमेंट के अंदर भी जाने नहीं देता, जरूर हैरिस का उस बेसमेंट से कोई कनेक्शन है। अरोरा कहती है, ओके, अब हमारा कौन सा सस्पेक्ट बच गया? फिलिप कहता है, तुम्हारी नेबर मोना डिल्गर, वो हमेशा तुम्हारे घर के आसपास ही पाई जाती है। अरोरा कहती है, हाँ, और उस दिन वो क्राइम सीन को भी अजीब तरह से घूर रही थी। निक कहता है, मैं मोना से बात करने की कोशिश करूंगा। वैसे भी मोना को दौरे पड़ती हैं, क्या पता उसने दौरे में ही उन दोनों का मर्डर कर दिया हो। अरोरा कहती है, वेल डन, तो हमारे शक के दायरे में ये 4 मुख्य लोग हैं। अब मैं मीटिंग यहीं ओवर करती हूँ। आगे जैसा कि बताया था, लिज़ी टॉम से मिलने जाती है। लिज़ी कहती है, मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ। टॉम कहता है, फिर तुम ठीक जगह पर आई हो। ऐसा कहकर टॉम अपना सामान रखने जैसे ही गाड़ी खोलता है, वैसे ही लिज़ी को गाड़ी के अंदर खून जैसा कुछ दिखाई पड़ता है। जब लिज़ी इस बारे में पूछती है तो टॉम डिक्की बंद करके बगैर कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। इसे देख लिज़ी का शक यकीन में बदल गया था। दूसरी तरफ आइडा निक को मोना डिल्गर से मिलवाती है। निक मोना से पूछता है, आखिर आप बार बार इस घर से गुजरते हुए क्यों दिखाई पड़ती थी? मोना कहती है, क्योंकि ऐसा करने को मुझे मेरे हस्बैंड की आत्मा कहती है। दरअसल वो हर बार मेरे सपने में आकर बोलती हैं कि इस घर में कुछ ऐसा है जो मुझे ढूंढना है। ऐसा कहकर मोना अपनी बात पूरी न करते हुए वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अरोरा को लिलियन एक आदमी से इंट्रोड्यूस कराती है। इस आदमी ने फ्रैंक की रिसर्च अच्छे से पढ़ी हुई थी। वो आदमी बताता है, उन रिसर्च पेपर्स में ज्यादा कुछ खास नहीं था, वो पेपर्स बस इस बारे में थे कि एंशॉ हाउस में कुछ पैरानॉर्मल चल रहा है। तब अरोरा कहती है, खैर मुझे ब्रुनाली की लाश यहाँ पाई गई थी, वहीं के होल के अंदर ये कागज मिला, इसमें अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई हैं। क्या आप इन आकृतियों को जानते हो? तो वो आदमी इसे डिकोड करने का काफी ट्राई करता है, लेकिन इससे कुछ नहीं हो पाता। तब अरोरा उस कागज को अपने पास वापस रखने लगती है, लेकिन तभी अरोरा की नजर न्यूज़पेपर पर पड़ती है और न्यूज़पेपर को पूरा पढ़ने पर अरोरा को कुछ समझ आता है। अरोरा कहती है, मैंने इस पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? ऐसा बोलकर अरोरा हड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। इस दौरान निक अपने कजन फिलिप के ऑफिस पहुंचकर उससे पुलिस स्टेशन का हाल सुनाने कहता है। तब फिलिप बताता है, फिलहाल सभी सस्पेक्ट से जांच चल रही है। लीजा ने हमें इन्फॉर्म किया था कि टॉम विल्की की गाड़ी में खून का डब्बा है, लेकिन जब पुलिस ने जांचा तो वो असल में लाल पेंट निकला। निक कहता है, उस रात वो बहरूपिया आइडा के घर लाल पेंट से ही गेट आउट लिखकर गया था ना? फिलिप कहता है, हाँ, और इसलिए टॉम अभी पुलिस की कस्टडी में है। पैलर में दिखाते हैं कि लिन टॉम से उसके कार से मिले पेंट के डब्बे के बारे में तहकीकात कर रही थी, लेकिन टॉम कह रहा था कि मुझे उस पेंट के बारे में कुछ नहीं पता।
वो पेंट पहले से ही वहाँ पर रखी हुई थी। अब निक कहता है और ऑफिसर आर्थर किससे तहकीकात कर रहे हैं? फिलिप बताता है कॉन्ट्रैक्टर हैरिस से, क्योंकि अभी अभी पता लगा कि मरा हुआ आदमी जेफरी जिस कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता था वहाँ हैरिस भी एक मजदूर था। हैरिस आर्थर को बताता है, हाँ मेरी जेफरी से दोस्ती थी, लेकिन मैं उसे सपने में भी नहीं मार सकता। आर्थर कहता है, वैसे तुम मिस आइडा से उनके घर काम करने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रहे थे? हैरिस कहता है, वो मुझे पैसों की तंगी हो गई थी और मुझे अर्जेंटली ऐसा काम चाहिए था जो मुझे बहुत सारे पैसे दे सके। इस दौरान अरोरा फिलिप और निक के पास पहुंचती है और उन्हें बताती है कि मुझे पता लग गया ब्रुनाली और जेफरी की मौत किस वजह से हुई थी। वैसे इंस्पेक्टर आर्थर कहाँ है? तभी सामने उसे आर्थर और लिन दिखते हैं जो हैरिस को इंटेरोगेशन से रिहा कर रहे थे। अरोरा उनके पास जाकर कहती है, मुझे नहीं लगता कि आपको अभी किसी भी सस्पेक्ट को रिहा करना चाहिए। जरा इस न्यूज़पेपर की तरफ देखिए, इसमें ब्रुनाली की मौत के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन नीचे एक और बैंक रॉबरी के बारे में हेडलाइन है। इस बैंक से कुछ चोरों ने $4 मिलियन चुराए थी और कोइंसिडेंटली ये रॉबरी उसी दिन हुई थी जिस दिन फ्रैंक और जेफरी का मर्डर हुआ था। मेरे ख्याल से जेफरी इस रॉबरी में शामिल होगा और शायद जेफरी की इस रॉबरी में उस वक्त जेफरी का साथ हैरिस ने भी दिया होगा। इसे सुन आर्थर अपने साथ हैरिस को फिर से तहकीकात करने ले चलता है। वहीं अरोरा फिलिप और निक के पास जाकर उन्हें डिटेल में समझाती है कि ये रॉबरी सब कुछ बताती है। हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर हैरिस और जेफरी ने एक साथ मिलकर ये बैंक लूटा था, लेकिन जेफरी ने हैरिस को धोखा दे दिया और भागकर सारा पैसा एनशॉ हाउस में कहीं दफना दिया। निक कहता है, और एनशॉ हाउस पहले ही भूत की अफवाह से बदनाम था, इसलिए कोई उसके अंदर जाकर खुदाई करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। अरोरा कहती है, एग्जैक्टली, पैसे बैंक से ज्यादा इस अफवाह वाले भूतिया घर में सिक्योर्ड थे। फिलिप कहता है, पर बाद में हैरिस ने किसी तरह जेफरी को ढूंढ लिया और पैसों का पता न बताने के चक्कर में उसे मार डाला। लेकिन फिर फ्रैंक का इस सबसे क्या कनेक्शन? निक कहता है, शायद उस रात फ्रैंक की किस्मत खराब थी और गलती से फ्रैंक ने हैरिस को जेफरी का कत्ल करते देख लिया था, जिस वजह से हैरिस ने उसे भी मार डाला होगा। अरोरा कहती है, अगर किलर को इसी मोटिव से किसी को मारना होता तो किलर मुझे और सैली को भी मार डालता। इस केस में अब भी कुछ अनसॉल्व्ड है। ऐसा कहते ही सीन हैरिस पर शिफ्ट होता है। हैरिस पुलिस से कन्फेस कर रहा था कि मुझे जेफरी ने इस बारे में बताया था कि वो एक बैंक रॉबरी को अंजाम देने वाला है, लेकिन मैंने इस बैंक रॉबरी में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया और फिर कुछ दिनों बाद मुझे न्यूज से पता चला कि वो रॉबरी जेफरी ने अंजाम दे डाली। इस रॉबरी के बाद जेफरी काम करने नहीं आया, इनफैक्ट वो दुनिया से पूरी तरह गायब हो गया। इसलिए मुझे लगा कि जेफरी पैसे लेकर विदेश भाग गया है, पर बाद में मुझे जेफरी की वाइफ से पता लगा कि जिसके साथ जेफरी चोरी करने गया था वो जॉर्डन डिल्गर था। चोरी के बाद जॉर्डन जेफरी को धोखा देकर और सारा पैसा समेटकर वहां से भाग गया, लेकिन भागने के 2 ही दिन बाद जॉर्डन भी हार्ट अटैक से मारा गया। ऐसी अफवाह है कि मरने से पहले जॉर्डन चोरी का सारा पैसा एजरा हाउस के पास कहीं गाड़ कर मरा था। आर्थर कहता है, जॉर्डन डिल्गर यानी तुम मोना डिल्गर के हस्बैंड के बारे में बात कर रहे हो? हैरिस कहता है, हाँ, वैसे भी मैंने जॉर्डन की मौत के बाद उसकी वाइफ मोना को कई बार एजरा हाउस में जाता देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि जॉर्डन ने मरने से पहले उन पैसों का राज मोना को बता दिया होगा। तो यहाँ लिन को हैरिस की बात पर यकीन होने लगता है। आगे ये लोग मोना से इन्वेस्टिगेट करती हैं तो मोना कहती है, हाँ, जॉर्डन ने मुझसे इस बात का जिक्र किया था कि उसने जेफरी के साथ बैंक लूटा है और बैंक से मिले सारे पैसे एजरा इंशॉ हाउस की जमीन में कहीं दफन कर दिए हैं। लिन कहती है, और इस प्रोसेस में उन्होंने 2 लोगों की जान ली है। क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा था? मोना कहती है, नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ मुझसे नहीं कहा था, पर मेरा यकीन है कि वो किसी को मार नहीं सकती हैं। तब मारिया कहती है, ऑफ कोर्स मेरे फादर किसी को नहीं मार सकते, ये सब बस एक झूठ है। आर्थर मोना से कहता है, आप अक्सर एनशॉ हाउस के अंदर जाती थी, क्या आप बता सकती हैं क्यों? मोना कहती है, मेरे सपने में मेरा हस्बैंड जॉर्डन मुझे बार बार वहाँ जाने को कहता था। मोना के ऐसा कहते ही सीन आइडा के घर पर शिफ्ट होता है। यहाँ लिलियन और उसकी पैरानॉर्मल टीम इस घर में भूत ढूंढने की रिसर्च कर रही थी। तभी सैली अरोरा के पास आकर कहती है, मैंने पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि जो बैंक रॉबरी 22 साल पहले हुई थी उसका मास्टरमाइंड हैरिस नहीं बल्कि जॉर्डन डिल्गर था, और इस बात को खुद उसकी वाइफ मोना डिल्गर ने कन्फेस किया है, जिससे अब पुलिस का सारा शक मोना की ओर शिफ्ट हो चुका है। निक कहता है, मुझे नहीं लगता कि मोना ये सब कर सकती है, क्योंकि दोपहर में मोना यही हमारे साथ इस कमरे में थी। ऐसा कहते ही इन्हें जोर जोर से किसी चीज के गिरने की आवाज
आवाज आती है। पैरानॉर्मल रिसर्चर कहता है, क्या ये आवाजें आपको कमरे से अक्सर आती थी? सैली कहती है, एग्जैक्टली। रिसर्चर कहता है, वेल ये आवाज तब आती है जब आपके घर तक पहुंचने वाली वाटर पाइप को कोई ठोकता है और वही टूटने की आवाज एको में बदलकर इस तरह साउंड करती है। इसके अलावा आपको लाइट के इस तरह टिमटिमाने पर भी प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि कोई आपके घर में बिछे हुए पुराने वायर्स के साथ दूर कहीं बैठकर छेड़छाड़ करता है। आइडा कहती है, इसका मतलब जिसे हम लोग हॉन्टेड समझ रहे थे वो असल में किसी इंसान का किया धरा था। लिलियन कहती है, एग्जैक्टली, यानी इस एंशो हाउस में कोई भूत नहीं था। ये साबित होने के बाद रिसर्चर टीम वहाँ से जाने लगती है। तभी अरोरा बीच में लिलियन से कहती है, पर उस म्यूजिक का क्या जो मुझे सुनाई देती थी? लिलियन कहती है, कैसा म्यूजिक? तो आइडा और बाकी लोग बताते हैं कि ये म्यूजिक सिर्फ अरोरा और निक को ही सुनाई देती है। तब इसे सुन लिलियन अपने फोन की एक म्यूजिक को प्ले करती है और निक कहता है, हाँ यही वो म्यूजिक था। लिलियन बताती है, ये म्यूजिक हमें फ्रैंक ब्रुनाली के पैरानॉर्मल नोट से मिला। उस नोट के मुताबिक ये म्यूजिक एज़रा इंशॉ की शादी में बजाया गया था। रिसर्चर कहता है, और ये म्यूजिक इस तरह से डिजाइन किया है कि इसे सिर्फ प्यार करने वाले लोग ही सुन सकते हैं। इसे सुन सैली चैन की सांस लेती है। वहीं अरोरा और निक एक दूसरे को हग करते हैं। ये सब होने के बाद आइडा अपने बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर चली जाती है। वहीं सैली को जब पता लगता है कि यहाँ कोई भूत नहीं था तो वो भी थोड़ी सी डिसअपॉइंट होकर वहाँ से निकल जाती है और अब घर में सिर्फ निक और अरोरा ही बचे थी। इन्हें कमरे से गुजरते वक्त एज़रा की वही पुरानी पेंटिंग दिखाई देती है जो फिर से सीधी हो गई थी। निक कहता है, शायद ये पेंटिंग उन रिसर्चर्स में से कोई सीधी करके गया होगा। अरोरा कहती है, ऐसा भी हो सकता है कि एज़रा की आत्मा हमें इस पेंटिंग के जरिए कुछ बताना चाहती हो। ऐसा कहकर अरोरा उस पेंटिंग को सोफे पर रखती है और पेंटिंग को देखते वक्त ही अरोरा को नीचे एक छोटा सा विंडमिल दिखाई देता है। इसे देख अरोरा अपना वही आकृतियों वाला कागज निकालती है और पेन से उस आकृति को पूरा करके बताती है कि ये आकृति विंडमिल की है और इसके नीचे एक एक्स का निशान बना हुआ है। मतलब ये पेपर असल में उन पैसों का मैप है जिसे जॉर्डन ने दफनाया था। ऐसा बोलकर ये दोनों उस मैप को फॉलो करके विंडमिल के पास जाने लगती हैं। रास्ते के दौरान निक कहता है, जॉर्डन डिल्कर और जेफरी ने चोरी करने के बाद अपना खजाना इस विंडमिल के नीचे गाड़ दिया और ये मैप उस खजाने को ढूंढने के लिए बनाई होगी। अरोरा कहती है, लेकिन जब वे लोग खजाने को गाड़ने विंडमिल के पास पहुंचे होंगे तभी फ्रैंक ब्रुनाली ने आकर इन्हें देख लिया होगा, इसलिए उन दोनों को फ्रैंक को मारकर उसकी लाश बेसमेंट में छिपानी पड़ी। निक कहता है, लेकिन इस दौरान फ्रैंक का हाथ उनमें से किसी की जेब में पड़ गया होगा जिससे पैसों का मैप फ्रैंक के पास आ गया। अरोरा कहती है, एग्जैक्टली, लेकिन फ्रैंक को मारने के बाद अब जॉर्डन और जेफरी के बीच उन चोरी के पैसों को लेकर लड़ाई शुरू हो गई, जिसके एंड में जॉर्डन ने जेफरी को मार डाला और उसकी लाश यहाँ जमीन में दफना दी। लेकिन इसके 2 दिन बाद जॉर्डन खुद हार्ट अटैक से मर गया, इसलिए वो जेफरी की लाश को ठीक तरह से दफनाने वापस नहीं आ सका। तभी इन्हें दूर से पैसों वाली वो विंडमिल दिख जाती है। निक कहता है, तुम विंडमिल के पास पहुंचो, तब तक मैं खोदने के लिए फावड़ा लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर निक चला जाता है। लेकिन अब अरोरा जैसे ही वहाँ की जमीन में कदम रखती है तो उसे ऐसा लगता है कि किसी ने यहाँ ऑलरेडी खुदाई कर रखी है। ये भाबते ही अरोरा पर पीछे से मारिया हमला करती है। अरोरा कहती है, मैं जानती थी कि ये तुम ही होगी। मारिया कहती है, मुझे पूरी जिंदगी लगी इस गड़े हुए खजाने को ढूंढने में, लेकिन तुमने इसे मेरे लिए ढूंढ निकाला, इसलिए अब मरो। अरोरा कहती है, तो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें इन पैसों के बारे में बताया था? मारिया कहती है, नहीं, मेरी मॉम एक दिमागी पेशेंट है। वो अपने दिमाग पर पूरी तरह से काबू खो चुकी हैं, लेकिन उनकी डायरी मेरे बहुत काम की थी। उस डायरी में मुझे उस बैंक रॉबरी और इन पैसों के बारे में पता लगा। तुम्हें पता है मेरी जिंदगी कितनी कष्ट से बीती है। हमारी फैमिली में कमाने वाला कोई नहीं, इसलिए हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा जमा हो गया है, लेकिन जमीन के नीचे गड़ा ये पैसा मेरी सारी गरीबी मिटा देगा। मेरा ही इन पैसों पर अधिकार है क्योंकि इनके लिए मेरे फादर मरे थे। अरोरा कहती है, गलत, उल्टा उन्होंने 2 लोगों को मारा था। मारिया कहती है, चाहे जो भी हो वो पैसा मेरा है, इन पैसों को मैं ऑलरेडी ढूंढ लेती अगर तुम्हारी मॉम ने ये घर नहीं खरीदा होता। दरअसल मेरी मॉम की डायरी में ये मेंशन नहीं था कि गड़ा हुआ पैसा इस घर में किस तरफ दफन है। वो लोकेशन मेरे फादर ने एक मैप में ड्रॉ किया था, पर वो मैप फ्रैंक ब्रुनाली की लाश से होकर एज़रा हाउस के अंदर चला गया। तुम लोगों के घर में रहते मैं वो मैप कभी नहीं ढूंढ सकती थी, इसलिए मैंने तुम लोगों को भूत के होने का एहसास दिलाया ताकि तुम लोग डर कर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन अरोरा, तुमने खुद उस मैप को ढूंढकर मेरी बहुत मदद कर दी, पर अब तो मेरी असलियत जान गई हो, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। ऐसा कहकर मारिया जैसे ही अरोरा को मारने लगती है वैसे ही वहाँ निक आकर मारिया को रोक लेता है और आगे ऑफिसर आर्थर और लिन आकर मारिया को अरेस्ट कर
लेती हैं। अगले दिन फ्रैंक का भाई एंथनी अरोरा और निक को उसके भाई की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के लिए थैंक्स करने आता है। तब अरोरा कहती है, लिन ने मुझे ये अंगूठी दी। दरअसल तुम्हारे भाई ने मरते वक्त ये अंगूठी अपने पास रख रखी थी। वो ये रिंग तुम्हें देना चाहता था। तो इसे देख एंथनी बहुत खुश होता है। ऐसा दिखाते हुए ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इधर आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या सच में मूवी में कोई घोस्ट था? तो जी हाँ, मूवी में एज़रा का घोस्ट तो था और इसका हिंट अरोरा को कई बार मिला था, जैसे कि उस पेंटिंग का बार बार सीधा हो जाना और अरोरा को उस खुफिया खजाने का हिंट मिलना। तो होप है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मूवी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।